जाको राखे साइयां मार सके न कोई, इस पंक्ति की साक्षात उदाहरण आज हमारे बीच उपस्थित हैं। जोधपुर की वीरांगना और सारथी ट्रस्ट की संस्थापक डॉक्टर कृति भारती जी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए न केवल देश प्रदेश बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बीबीसी द्वारा विश्व की 100 प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में शामिल कृति जी ने देश का पहला बाल विवाह निरस्त कराने का ऐतिहासिक कार्य किया है। इन्होंने 50 से अधिक बाल विवाह निरस्त कराए, 2000 से अधिक बाल विवाह रुकवाए और 21,000 से अधिक महिलाओं को पुनर्वास प्रदान करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित डॉक्टर कृति जी का नोट आउट 2024 हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। थैंक यू। मैम, आपका बचपन अनेक संघर्षों से भरा रहा, तो आपके वर्तमान व्यक्तित्व को बनाने में आपके बचपन के संघर्षों का कितना योगदान रहा? मुझे ऐसा लगता है कि सोना तभी सोना बनता है जब वो आग में तपे, और कुंदन तभी कुंदन बनता है जब सोने को आग में तपाया जाए। तो हार्डशिप्स रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा, और स्ट्रगल हर एक के जीवन में आता है। अभी भी मेरे जीवन में स्ट्रगल्स हैं, बट उन स्ट्रगल्स की वजह से मैं मजबूत हुई, लोहे की बन गई, और इस वजह से अब मुझे डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, इनका असर नहीं पड़ता। इस वजह से मैं बोल्ड हो चुकी हूँ। इस वजह से मैं जब किसी बच्ची को बचाने के लिए जब मैं एक तरह से जंग छेड़ती हूँ, तो उस समय मैं ये नहीं सोचती कि मेरा क्या होगा या सामने वाला क्या करेगा। मेरा बस एक उद्देश्य होता है कि मुझे उस बच्ची को बचाना है, क्योंकि हर बार जब मैं एक बच्ची को बचाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को बचा रही हूँ। और मैंने शायद हमेशा से कहा है कि लोग कहते हैं कि हम एक्टिविज्म दूसरों के लिए कर रहे हैं, मैं कहती हूँ नहीं, एक्टिविज्म मैं खुद के लिए कर रही हूँ। मैं खुद को कंपनसेट कर रही हूँ, मैं हर बार खुद को बचा रही हूँ। और जब आप खुद के लिए कुछ करते हैं तो आप कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, आप सब कुछ कर जाते हैं खुद के लिए। तो मैं बस सब कुछ कर रही हूँ उस खुद को बचाने के लिए जो भारत की बेटियां हैं। मैम, आपके संघर्षों के बाद भी आपने हार नहीं मानी, ये बहुत बड़ी बात है। मैम, आपके जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो आपकी दृष्टि से किसी व्यक्ति के जीवन में उनके गुरु का क्या महत्व होता है? मेरे गुरु अभी लास्ट ईयर दिसंबर में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। मेरे लिए वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे। मुझे फेमिनिज्म, एक मेल कैसे फेमिनिस्ट हो सकते हैं, उसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल थे। और गुरु की जब हम बात करते हैं, चाहे आपके एजुकेशनल फील्ड के गुरु हैं, चाहे आपके स्पिरिचुअल फील्ड के गुरु हो, या आपकी लाइफ को गाइड करने के लिए गुरु बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आप कई बार ऐसे चैलेंजेस में फंस जाते हैं जहां आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। कई बार ऐसे डिलेमास, ऐसे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं कि और इवन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, सुसाइडल केसेस जब हम देखते हैं, तो उस मोमेंट पे समझ नहीं आता कि हम चीज़ों को कैसे करें। और अगर आप मेरी खुद की पर्सनल लाइफ की बात करेंगे, तो मैं भी एक ऐसा टाइम था जो मेरे लिए बहुत ग्रे रहा है, डिप्रेसिव रहा है, और मैंने बहुत बार सोचा भी है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। लेकिन उस मोमेंट पे मैंने सोचा कि या तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, या जो आसपास गलत हो रहा है उसको ख़त्म कर लूँ। तो आई ऑप्टेड द सेकंड वन, कि मैं जो गलत हो रहा है उसको ख़त्म कर लूँ। तो उस मोमेंट पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें गुरु ही सिखा सकता है, गुरु ही समझा सकता है, जो आपको पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रोथ दे। बिल्कुल मैम। मैम, हमारा भी यही मानना है कि एक गुरु की जगह कोई नहीं ले सकता हमारे जीवन में।
मैम आपने कॉलेज के टाइम से ही एनजीओज़ के साथ काम करना शुरू किया था और विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आप लोगों ने काम किया। लेकिन जब आपने सारथी ट्रस्ट की स्थापना की, तो बाल विवाह को ही क्यों चुना? देखिए, मैं बहुत सारे मुद्दों पे काम कर चुकी हूँ। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे मैंने काम नहीं किया है। सबका एक्सपीरियंस लेके बैठी हूँ। 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। लेकिन चाइल्ड मैरिजेज़ की जब मैं बात करती हूँ, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें दूसरे और मुद्दे भी इंक्लूडेड हैं। जो चाइल्ड मैरिज का विक्टिम होगा, वो सेक्सुअल अब्यूज़ का भी विक्टिम होगा, वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी विक्टिम होगा, वो चाइल्ड लेबर भी होगा। लड़कियों को डोमेस्टिक वर्क में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा और लड़कों को जाओ कमा के लाओ, तुम्हारी बींदनी आ गई, तुम्हारी वाइफ आ चुकी है, तुमको अब कमाना है। उसके अलावा ट्रैफिकिंग का भी शिकार होगा। तो जितने मुद्दे आपने सुने हैं, वो सारे मुद्दे आपको चाइल्ड मैरिज के इर्द गिर्द देखने को मिलेंगे। तो एक विक्टिम जो चाइल्ड मैरिज का विक्टिम है, वो दूसरी और चीज़ों से भी एसोसिएटेड है। और जब मैं भारत का इतिहास देखती हूँ कि 1929 में हमारे देश में बाल विवाह के खिलाफ शारदा एक्ट आया। मतलब 1929 से पहले से बातचीत शुरू हुई कि हमें बाल विवाह को ख़त्म करना है। 1929 यानी हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। हम जब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, तब से ये बात चल रही है। 1947 में हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हमारे देश के बच्चे आज भी बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। नाउ इट्स 2024। अब अगर हमने चाइल्ड मैरिज को ख़त्म नहीं किया, तो हम टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, हम कहाँ स्पेस में जाने की बातें कर रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें बना ली, लेकिन हम अभी भी, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, उनको हमने एक ऐसी बीमारी में मार रखा है, एक ऐसी बीमारी में जकड़ रखा है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो आप ग्रोथ की बात कैसे कर रहे हैं? ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि आप उड़ने के लिए पंख तो दे रहे हो, लेकिन पैरों में बेड़ियां डाल रहे हो। पैरों में बेड़ियां डल गई तो उड़ोगे कैसे? उन पंखों का करोगे क्या? उस टेक्नोलॉजी का, उस डेवलपमेंट का करोगे क्या, जब तक आप अपने जो रूट्स में जो प्रॉब्लम है, जो अब्यूज़ एक्सप्लॉयटेशन है, उसका एंड नहीं करोगे, तब तक कोई चीज़ का किसी टेक्नोलॉजी का, किसी ग्रोथ का कोई भी जो फ्रूटफुल दिखना चाहिए हमें रिजल्ट, वो नहीं मिलेगा। मैम आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैम आप बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी रही हैं। आप और आपके द्वारा संचालित ट्रस्ट ने अनेकों बाल विवाहों को खत्म करने का प्रयास किया है। मैम वर्तमान में 18 से 21 लड़कियों की बाल विवाह की उम्र को बढ़ा देने की बात चल रही है, तो इसमें आपका क्या मत है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर आप बात करते हैं कि अगर 18 से 21 एज होती है, तो मैं इसको 2 तरीके से देखती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हो, तो मुझे नहीं लगता कि 21 होने से प्रिवेंशन होगा। क्योंकि जो लोग 18 तक नहीं रुक रहे हैं, वो 21 तक क्या रुकेंगे? आप 40 कर दीजिए, आप 50 कर दीजिए। वो यहाँ 1-1 साल की बच्चियों को ब्याह देते हैं। 4 दिन की बच्ची का मैंने बाल विवाह रुकवाया है। तो आप सोचिए कि जो 18 तक वेट नहीं कर रहे, वो 21 तक क्या वेट करेंगे? लेकिन क्योंकि हमारा भारत 2 जगह रहता है, एक गाँवों में, एक गाँवों में या छोटे शहरों में कह सकते हैं, और दूसरा मेट्रो सिटीज़ में। तो जो मेट्रो सिटीज़ की लड़कियां हैं, उनके लिए अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जैसे लड़कों के पास 21 तक का टाइम है कि वो अपने करियर की तरफ सोच सकते हैं, लेकिन लड़की 18 होते ही फैमिलीज़ बात करने लग जाती हैं कि चलो 18 हो गई, 19-20 के बीच में बहुत सारे लोग मैरिज कर देते हैं। तो अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो यस, थम्स अप। 18 to 21 जेंडर इक्वालिटी को बहुत अच्छी तरह से एड्रेस करेगा। लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो फैमिलीज़ क्राइम नहीं करना चाहती चाइल्ड मैरिज का, वो 18 तक जो वेट कर रहे हैं, वो 21 तक लड़कियों को टाइम देंगे कि आप करियर बनाइए, या जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए, एजुकेशन वाइज या करियर वाइज। तो वहाँ जेंडर इक्वालिटी बहुत अच्छे से एड्रेस होगी। बट
प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज नहीं, क्योंकि जो वही बात है, जो 18 तक नहीं रुक रहे उनके लिए 21, 40, 50 आप 100 कर दीजिए, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। मैम हमारा भी यही मानना है कि कोई भी कानून लाया जाए, लड़कियों का सशक्तिकरण होना चाहिए। सभी का सशक्तिकरण, अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन चाहे मेल्स का हो चाहे फीमेल्स का हो। हालांकि अभी क्योंकि मार्च का महीना है तो मैं इसको विमेंस मंथ कह रही हूँ, लेकिन जब हम सारथी ट्रस्ट में बात करते हैं तो वी आर जेंडर न्यूट्रल। हमारे लिए विक्टिम चाहे लड़की है चाहे लड़का है, विक्टिम है, और उसको उस अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन से आज़ादी मिलनी चाहिए। मैम एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब इन बच्चों को स्कूल छुड़वाकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है तो इनके मानसिक विकास पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं? आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा केस हो। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो चाइल्ड मैरिज का विक्टिम होगा उसके डोमेस्टिक वायलेंस भी होगा, चाइल्ड लेबर बनेगा, सेक्सुअल ऑफेंसेस होंगे, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ डिप्राइव्ड होगी, एजुकेशन डिप्राइव्ड होगी, जितने सारे मुद्दे हैं आपको सब देखने को मिलेंगे। तो और सिचुएशन क्या होती है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में आपको पता नहीं है कि आप मैच्योर नहीं हुए हैं। हम लोग आजकल ये बहुत बार कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं कि आजकल बच्चे मैच्योर ज़्यादा जल्दी हो रहे हैं। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है एक्चुअली। मैच्योरिटी नहीं आ रही है, हम इंफॉर्मेटिव हो रहे हैं। हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा आ गए हैं। पहले के ज़माने में इतने ऑप्शंस नहीं थे, पहले के ज़माने में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, सर्च इंजन्स नहीं थे। अब गूगल करिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो वो आप इंफॉर्मेटिव हो रहे हैं, आप कहीं से भी मैच्योर नहीं हैं। मैच्योरिटी वहाँ है जहाँ आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, वहाँ आप मैच्योरिटी में आते हो। तो मैच्योर नहीं है आप, बहुत सारी चीज़ों के तले दब रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसा भी बहुत होता है कि बेमेल शादियाँ हो रही हैं, लड़कियाँ पढ़ लिख रही हैं, गाँवों में ये हो रहा है कि अब तो हो गई शादी तो अब पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चाइल्ड मैरिजेस अभी अनल हुई उनमें से 50% ऐसे केसेस हैं जिसमें लड़कियां मेरी हायर एजुकेटेड हैं और लड़के 10th 12th करके बस हो गई पढ़ाई। क्यों? क्योंकि बींदनी तो आ गई, अब पढ़ लिखन कई कराला, ये उनका स्टेटमेंट होता है। तो या किसी एडिक्शन में चले जाएंगे, ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे या कुछ इस तरह की क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो क्योंकि उनके लिए अब वो नहीं है कि लड़की तो आ गई है, फिक्स हो चुकी है, अब वहाँ पे उनकी ग्रोथ, और क्योंकि जो उनका अभी तक बिजनेस चल रहा है, जैसे खेती चल रही है या जो भी चल रहा है उसी को कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए वो सोच ही नहीं रहे। प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम युवा ये नहीं सोचते कि एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए ज़रूरी नहीं है, या हम एजुकेशन को सिर्फ डिग्री तक लेकर बैठे हैं कि डिग्री मिलनी चाहिए। नहीं, आपको एजुकेशन को डेवलपमेंट की तरह देखना होगा। आज अगर मैं बहुत सारी डिग्रीज लेने में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं वो पन्ना नहीं चाहती, मेरे लिए वो मार्कशीट या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो पूरा प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है जिसमें मेरे अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे नॉलेज गेन हो रही है। जैसे कि नॉलेज आपका लैटिन में मैंने आज समझा कि इसका मतलब ही यही है नो टॉक्स का कि हमें नॉलेज गेन करनी है। तो नॉलेज गेन करने के लिए आपको ये भी ज़रूरी है कि आप डिग्रीज पे नहीं, आप प्रोसेस पे फोकस करिए, नॉलेज पे फोकस करिए। मैम इसी पे एक और प्रश्न आपने खुद ही मेंशन किया कि लड़कों पे इसका प्रभाव। तो देखा जाता है कि जब भी भारत में बाल विवाह की बात करते हैं तो लड़कियों को इससे एसोसिएट करते हैं, लेकिन लड़कों की मानसिकता पे किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं, उनकी मेंटालिटी कैसी हो जाती है? मेरे पास बहुत सारे लड़कों के भी कॉल्स आते हैं क्योंकि वी आर हैविंग अ हेल्पलाइन नंबर, सो उस पे लड़कों के भी कॉल्स आते हैं। तो उस मोमेंट पे कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि एक जो सहानुभूति कह सकते हैं, एम्पैथी कह सकते हैं, वो लड़कियों के लिए ज़्यादा होगी।
एक अगर आप किसी भी सिस्टम में चले जाइए, आप कोर्ट के सिस्टम में चले जाइए, मीडिया के सिस्टम में चले जाइए, सब लोगों को लड़की के प्रति एम्पैथी सिंपैथी ज़्यादा होगी। हालांकि मेरा मानना है विक्टिम्स दोनों हैं, लेकिन अगर आप पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर समझेंगे तो लड़कियां ही ज़्यादा विक्टिम्स बनती हैं, बिकॉज उनको एक खुद का घर छोड़ के दूसरे घर में जाना है। आप सोचिए, जब आप अपने घर छोड़ के अपने यूनिवर्सिटी आए थे तो आपके लिए कितना टफ था। आपको एडजस्टमेंट करना है अपने क्लासमेट्स के साथ, आपको एडजस्टमेंट करना है रूटीन के साथ, आपको एडजस्टमेंट करना है खाने के साथ, आपको एडजस्टमेंट करना है हैबिट्स के साथ, चाहे आपके क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं या और दूसरी चीज़ें हैं। तो एक फीमेल के लिए हर चीज़ में एडजस्टमेंट आ जाता है। उसको सब कुछ छोड़ के आप एक मेल हो सकता है कि हम सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही आप जा रहे हैं, लेकिन एक फीमेल के लिए तो वो पढ़ाई करे चाहे नहीं करे, उसको एक अलग ही यूनिवर्सिटी में जाना है, एक अलग ही कॉलेज में ऐसा एडमिशन है जहाँ उसको सारी सिचुएशंस, एक अलग माहौल मिलने वाला है। और क्या होता है, जब आप एक अलग बैकग्राउंड से आते हैं और दूसरे बैकग्राउंड में जाते हैं तो एडजस्टमेंट हमेशा मुश्किल होता है, और उस मोमेंट में सामने वाला एडजस्ट करना नहीं चाहता, तो वहाँ अब्यूज़, एक्सप्लॉयटेशन, डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट होता है। तो इसलिए फीमेल्स को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज़ वो अपने बैकग्राउंड से दूसरे बैकग्राउंड में जा रही हैं। और थोड़ा सा मेरा, क्योंकि फेमिनिस्ट हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, तो मेरा हमेशा से मानना रहा है, मैं जेंडर न्यूट्रल हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये महसूस होता है कि फ़ीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा से कम रही हैं। फ़ीमेल्स के लिए एक अलग ही संहिता बना दी जाती है, आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। अल्फ़ाबेट हम बहुत बाद में सीखते हैं, ABCD तो बहुत बाद में सीखते हैं, हम पहले कुछ और सीख लेते हैं कि हमें कैसे बैठना है, हमें कैसे चलना है, हमें कैसे बोलना है, कितना हंसना है, कितना रोना है, कितना बोलना है, कितना चलना है, कैसे नहीं चलना है, कितने बजे घर आना है, कितने बजे तक आपको बातचीत करनी है, कितनी लिमिट में बात करनी है, एक पूरी अलग संहिता बना दी जाती। और जब वो संहिता आपको सिखा दी जाती है तो उस टाइम पे आपके लिए और चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो इसलिए अगर आप फीमेल्स और मेल्स की बात करेंगे, गर्ल्स और बॉयज़ की, तो हाँ, इफ़ेक्टेड दोनों हैं, लेकिन अगर कंपैरेटिवली बात करेंगे तो गर्ल्स को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो एक ऐसे सेटअप में है जहाँ उसका प्रोटेक्टर कोई नहीं है। और वहाँ पे जब प्रोटेक्टर कोई नहीं होता है तो लोग ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, लोग ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरा खुद का मानना है कि फ़ीमेल हमेशा से सबसे ज़्यादा पावरफुल रही हैं, लेकिन एक्चुअली मेल्स ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि तुम वीक हो, तुम अबला हो, इसलिए तुम ये मत करो। मैं जब भी बाहर ट्रैवल करती हूँ तो मेरे ऑफिस या मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको मेरी चिंता नहीं होती, उनको दूसरों की चिंता होती है कि कोई अगर इसके साथ करेगा कुछ तो ये क्या करेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये मेंटली स्ट्रांग है, ये उस चीज़ को सिचुएशन को डील कर सकती है। बट हर लड़की वैसे मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पा रही है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसलिए ये जो हम क्वेश्चन है कि कौन ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, तो ऑब्वियसली गर्ल्स अफेक्टेड हो रही हैं। और चाहे किसी भी सेटअप में, हम चाइल्ड मैरिज की ही बात ना करें, हम हर सेटअप की बात करें, वहाँ पे गर्ल्स को ज़्यादा सिचुएशंस चैलेंजिंग, चाहे प्रोफेशनल सेटअप है चाहे पर्सनल सेटअप है, उनको चैलेंजिंग सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। मैम, आपने बालिका वधू नाम के टीवी सीरियल का प्रमोशन भी किया था, तो आपके अनुसार ऐसे धारावाहिक और सोशल मीडिया किस प्रकार से समाज में बदलाव लाने का और जागरूकता लाने का में प्रयास करते हैं? देखिए, कोई भी किसी भी तरह का सीरियल है या सोशल मीडिया पे कैंपेन्स हैं, हम अगर बात करें कि हमारा जो मेंटल सेटअप है, डायरेक्ट बात सुनने के साथ साथ हमारे माइंड में कुछ ऐसी बातें रिकॉर्ड रह जाती हैं जो बाद में आप
का एक तरह से चेंज लेके आती हैं। तो सोशल मीडिया और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अपने आप में एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप चेंज लेके आ सकते हैं, मेंटल माइंडसेट चेंज करने की जो हम बात करते हैं। क्योंकि आजकल पूरी दुनिया मोबाइल पे बैठी है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। वहाँ अगर आप चेंजेस लाने की बात करते हैं, जब आप 100 बार एक चीज़ कहेंगे कि ये गलत है, तो एक बार जब वो इंसान खुद वो गलत काम करने के लिए आगे बढ़ेगा, तो उसको खुद को मन में आएगा कि 100 लोगों ने कहा कि ये गलत है और मैं ये कर रहा हूँ, तो ये कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में फीड होगा और वो चीज़ रुकेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के थ्रू हम कैंपेनिंग करें और चेंजेस लाएँ। मैम, अक्सर देखा जाता है कि बाल विवाह में समाज के दबाव की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम लोग जब इसके विरुद्ध कदम भी उठाते हैं तो समाज का एक बड़ा तबका इसका विरोध करता है। तो बच्चों के परिवारों से या फिर अन्य सामाजिक तत्वों से आपको किस तरह का प्रतिरोध झेलने को मिला है? क्योंकि ये एक रूढ़िवादी प्रॉब्लम है, रूढ़ियों में बसी हुई है, तो लोग नहीं चाहते कि चाइल्ड मैरिज ख़त्म हो। पॉलिटिकल लीडर्स भी नहीं चाहते कि चाइल्ड मैरिजेस ख़त्म हो। जाति पंच, इफ़ यू हैव हर्ड, कम्युनिटी लीडर्स, खाप पंचायत, वो नहीं चाहते कि चाइल्ड मैरिजेस ख़त्म हो। तो जब कोई लड़की ये कहती है या कोई लड़का, इवन लड़का जब ये कहता है कि उसे ये चाइल्ड मैरिज नहीं रखनी, डिसकंटिन्यू करना है, कैंसिल करना है, या फिर होने वाला है उसको रुकवाना है, तो ये पूरे जो जाति पंच है, ये उस फैमिली को जाति बाहर कर देते हैं। और जाति बाहर का मतलब है कि ना कोई आपके घर आएगा, ना कोई आप किसी के घर जा सकते हो। आपके सारे जो रिलेशंस हैं वो ख़त्म हैं। बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। आपके लिए दिक्कत वहाँ भी बढ़ जाती है कि आप किराना की दुकान से सामान नहीं खरीद सकते। आपको दूसरे गाँव या शहर जाकर सामान लाना पड़ता है। अब तो कुएँ की प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो कुएँ से पानी भी नहीं भरने देते थे, जिन्हें जाति बाहर कर दिया जाता था। तो एक समस्या फैमिली के सामने ये आती है कि उन्हें जाति बाहर करके उनके ऊपर फाइनेंशियल पनिशमेंट लगा दिया जाता है, 10 लाख, 20 लाख, आप दंड भरिए। ये अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं और ये चाहते हैं कि हम जैसा कह रहे हैं, आपको करना पड़ेगा, बिकॉज़ हम रक्षक हैं। लेकिन एक्चुअली कोर्ट सिर्फ वही है जो कानून द्वारा स्थापित है। किसी की लाइफ का डिसीजन लेने का इनको हक नहीं है। तो एक प्रॉब्लम चैलेंजेस वहाँ आते हैं। और जब मेरे जैसे एक्टिविस्ट इस तरह की सिचुएशन में आते हैं कि मैं किसी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, रेस्क्यू कर रही हूँ, वहाँ पर थ्रेटनिंग्स का सामना होता है, अटैक्स होते हैं। मुझे कई बार फेक केस क्रिएट करके बुलाने की कोशिश की गई कि इसे बुलाओ और ज़मीन में गाड़ देंगे, ऐसा हुआ है। मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई। रेप थ्रेटनिंग्स तो क्योंकि फीमेल हैं तो वो ईज़ीएस्ट थ्रेटनिंग है किसी के लिए भी देने के लिए। डेथ थ्रेटनिंग्स हो गई, मतलब आप मुझे खाना नहीं मिले, कोई वो हो जाता है मील्स में। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कई बार नहीं हो पाता, लेकिन थ्रेटनिंग हर केस में मिल जाती है। और उस सिचुएशन में थ्रेटनिंग्स और अटैक्स आपको एक तरह से पीछे करने के लिए कि इसको रोका जाए ताकि ये चीज़ आगे कंटिन्यू ना हो। तो इस तरह की सिचुएशन सामने आती है। उसके अलावा और भी है। जब हम क्योंकि मेरा फाउंडेशन है, जब हम लोगों को कहते हैं कि आप सपोर्ट करिए, तो वो कहते हैं आप अनाथ आश्रम खोल लीजिए, हम उसमें आपको सपोर्ट कर देंगे। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी ऑर्फनेजेस, दैट इज़ ऑल्सो नीड ऑफ सोसाइटी। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट के बहुत अच्छे ऑर्फनेजेस हैं। इवन एनजीओज, जो प्राइवेट एनजीओज हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे सेटअप कर रखे हैं। आपको अलग से किसी ऐसे ऑर्फनेज की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी ज़रूरत है उन इश्यूज़ पे बात करने की जो अभी तक डील नहीं किए गए हैं, जिनको डील करने की ज़रूरत है, जिनमें से एक चाइल्ड मैरिज है। तो मेरा और अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में आई एम द ओनली वन हु इज़ वर्किंग
on the annulment of child marriages, who is cancelling the child marriages, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस मोमेंट पे ये भी चैलेंजेस आते हैं कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते। विदाउट रिसोर्सेज, विदाउट सपोर्ट हम एक रिहैबिलिटेशन की ड्राइव पे निकले हैं। जी मैम। मैम, आपके ट्रस्ट ने अभी कुछ समय पहले ही 12 साल कंप्लीट किए, तो हमारी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ उसके लिए। थैंक यू सो मच। मैम, जाने से पहले एक और प्रश्न आपसे। मैम, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप पहले एक विक्टिम थी, फिर सर्वाइवर बनी, और आज आप ना जाने कितनों के लिए एक सेवियर हैं। तो आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी, जिससे वह भी कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने पथ पर आगे बढ़े? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। एक टाइम ऐसा था जब मैं सोचती थी मैं ही क्यों? मैंने भी ये क्वेश्चंस खुद के साथ किए हैं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? बट अब मैं नहीं सोचती। मैं अब ये कहती हूँ कि मेरे से भी बुरा बहुतों के साथ हुआ है। आपके साथ अगर बुरा हुआ है या हो रहा है या किसी भी तरह का गलत हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस पे रोना लेके बैठे रहें। आपको उससे ऊपर उठना होगा। जब पानी सर के ऊपर से गुजरता है तो इंसान डूबता नहीं है, इंसान और ऊपर उठ जाता है। तो आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है। आपको अपने आपको बचाने कोई नहीं आएगा। वो बॉलीवुड फिल्म्स होती है कि हीरो आएगा और बचाएगा। आपकी लाइफ के आप खुद हीरो हैं। आपकी लाइफ की आप खुद हीरोइन हैं। आपको खुद हीरो और हीरोइन का रोल प्ले करना होगा। आपको अपनी जीवन की चीज़ें चेंज करनी होंगी। प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना होगा। मैंने जैसे कई बार बताया कि मेरा स्ट्रगलिंग बहुत रहा, लेकिन आज उस सारी चीज़ों को चेंज किया है। 365 डिग्री पे चीज़ें चेंज की हैं। एफर्ट्स कीजिए। हो सकता है पहले एफर्ट में नहीं निकले, दूसरे एफर्ट में नहीं निकले, 10वां, 12वां, 50वां, किसी दिन तो हारेगी प्रॉब्लम्स, किसी दिन तो चैलेंजेस हारेंगे। देखते हैं किस में ज़्यादा दम है, किस में ज़्यादा जोर है, तो वो जोर दिखाइए। स्टबर्न बनिए। लोग कहते हैं, नेगेटिव है स्टबर्न वर्ड, जिद्दी मत बनो। हमेशा अपब्रिंगिंग में ये कहते हैं जिद्दी मत बनो। मैं तो कहती हूँ जिद्दी बनिए। आपको बदलना है चीज़ों को तो जिद्दी बनिए। लोग कहते हैं गुस्सा मत करो, मैं कहती हूँ अग्रेशन ज़रूरी है। अगर अग्रेसिव नहीं होंगे तो खाना कैसे पकेगा? आग नहीं लगेगी तो फूड कुक कैसे होगा? लेकिन रेगुलेटर चाहिए। विदाउट रेगुलेटर एग्रेशन काम नहीं करेगा। आपके पास रेगुलेटर होना चाहिए कि आपको कब सिम पे रहना है, कब तेज अपना रेगुलेटर करना है। तब आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। तो अपने रेगुलेटर को खोजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की तरफ आगे बढ़िए। पहले खुद को बाहर निकालिए और आसपास जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसका विरोध कीजिए, क्योंकि यूथ ही एक ऐसा सेक्शन है जो चेंज ला सकता है। हम वो लोग हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कह सकते हैं कि हाँ, हमने भारत को सही में शोषण मुक्त बना दिया विदाउट अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन। सोने की चिड़िया सोने से नहीं बनता है। सोने की चिड़िया तब बनेगा जब हर लड़की बिना अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन के रात को सोएगी, जब हर लड़का विदाउट अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन के रात को सोएगा, तब हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं। और वो सोने की चिड़िया सिर्फ और सिर्फ यूथ बना सकता है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि विरोध कीजिए, एडजस्टमेंट मत कीजिए, हर जगह विरोध कीजिए। आप विरोध करेंगे, खुद को भी बचाइए और दूसरों को भी बचाइए। मैम, आपके यहाँ आने ने हम सभी में बहुत ऊर्जा का संचार किया है। जिस प्रकार से आपने अपना संपूर्ण जीवन समाज कल्याण को समर्पित किया, वो हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। हम आशा करते हैं कि आप इस कार्य में आगे बढ़ती रहें और आपसे प्रेरित होकर अन्य लोग भी समाज कल्याण में आगे आएं। नो टॉक्स 2024 और MNIT इलाहाबाद से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू मैम। थैंक यू।